नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। और जैसे कि हम मसूरी के बारे में आपके लिए नई नई स्टोरीज़ लेके आते हैं, तो आज हम लेके आए हैं एक नई स्टोरी महाराजा दिलीप सिंह के बारे में कि दिलीप सिंह कौन थे, मसूरी में वो कब आए और 1838 4 सितंबर को बॉर्न हुए थे। तो इन्हीं सब जानकारी के लिए आज चलते हैं गोपाल भारद्वाज अंकल के घर पे और उनसे पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा है और महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत ही पावरफुल किंग थे वो अपने ज़माने के, और उन्होंने एक सिख अम्पायर की जो स्थापना करी थी वो इतिहास में आज भी उसको माना जाता है। और उनका राज्य जो था उनकी कैपिटल लाहौर में थी। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के जो पिताजी थे महासिंह जी थे, और महाराजा रणजीत जो मिसलों के सरदार थे, ये तो 12 मिसलें मिला के इन्होंने एक सिख साम्राज्य की स्थापना करी थी। और बहुत ही पावरफुल जिसका इनका राज्य जो था, राज्य विस्तार जो था अफ़गानिस्तान ने अटक तक लेके, खैबर दर्रा से लेके और पूरा पाकिस्तान आज का, और आज का काफ़ी हमारा जो पंजाब सतलुज से उस तरफ का जो पश्चिम इलाका है वो सारा इसका बहुत ही बड़ा एम्पायर स्थापित किया था। और महाराजा रणजीत सिंह तो बहुत ही शक्तिशाली राजा हमारे देश में जो राजा हुए हैं उनमें से बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए हैं। आप जानते हैं उस समय अंग्रेज़ों का राज था। तो पहले तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में जो अंग्रेज ब्रिटिश उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था, मेटकॉफ ऑफिसर था चार्ल्स मेटकॉफ, उससे संधि कर ली थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप सतलुज से इधर नहीं आएंगे, सतलुज नदी के, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके पूरब में रहेगी और ना वो रणजीत सिंह को डिस्टर्ब करेंगे। एक तरह से ट्रीटी कर ली थी उन्होंने। 1809 में एक संधि हुई थी रोपड़ में। तो उसके महाराजा रणजीत सिंह ने जीवन पर्यंत उस संधि को निभाया। ना उन्होंने अंग्रेज़ों को डिस्टर्ब किया, ना अंग्रेज़ों ने उनको डिस्टर्ब किया। लेकिन 1839 में उनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद स्थितियां बदलने लग गई। और उसके बाद उनके महाराजा रणजीत सिंह के 6 बेटे थे, और एक खड़क सिंह थे, एक शेर सिंह थे, एक जुड़वा भाई थे, फिर पेशावर सिंह थे और कश्मीरा सिंह थे, और सबसे छोटे उनके बेटे दिलीप सिंह थे। तो आज हम बात कर रहे हैं दिलीप सिंह के बारे में। तो महाराजा, जैसे मैंने आपको, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई थी, और इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1838 को, महाराजा दिलीप सिंह का। उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना पसंद करूंगा। बेटे थे जो, हाँ, ट्रीटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही 1809 में हुई थी। उनके 6 बेटे थे, उसमें खड़क सिंह 1802 में जन्म हुआ था, शेर सिंह का 1807 में, तारा सिंह और उसके जो ट्विन ब्रदर थे शेर सिंह, उनका 1810 के आसपास हुआ था, और दिलीप सिंह का जो जन्म हुआ था वो सितंबर 4 1838 को हुआ। फिर उनके जो था लिखा हुआ है, रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद उनके जो सबसे बड़े बेटे थे खड़क सिंह, वो उन्होंने राजगद्दी को प्राप्त किया, लेकिन वो साढ़े 5 महीने राजगद्दी पर रहे। उसके बाद उनके बेटे नौनिहाल सिंह बैठे, और वो भी जल्दी, उनकी भी मृत्यु 8 अक्टूबर 1839 को हो गई, और नवंबर 1839 में उनके फादर जो थे खड़क सिंह, उनकी भी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद कॉन्स्पिरेसी चलने लग गई। राज्यों में जैसे साजिश होती है राज दरबारों में, तो इस तरह की कई साल वहाँ पे ऐसी कॉन्स्पिरेसी और काउंटर कॉन्स्पिरेसी लाहौर दरबार में चलती रही। लेकिन उसके बाद 18 सितंबर 1843 को महाराजा दिलीप सिंह को महाराजा डिक्लेयर कर दिया गया, और जबकि उनकी उम्र उस समय कुल 5 वर्ष थी। एज ए माइनर प्रिंस उनको कर दिया, और हीरा सिंह जो थे उनका वज़ीर वो बना दिया गया। और उसके बाद फिर जो रणजीत सिंह थे, उनका जो मिसलें थी उन्होंने मिला के सारा रियल पावर ऑफ द स्टेट बनाई थी। तो वो महारानी जिंदा जो थी, उनको उसका रीजेंट बना दिया गया। और इनके जो, क्योंकि महाराजा दिलीप सिंह छोटे थे, अल्पायु थे, तो उनको देखने के लिए वज़ीर बना दिया, और एक रानी को रीजेंट बना दिया। रीजेंट होते थे जो उनकी देखभाल करती थी, और बिहाफ ऑफ जो उनका बेटा था राजकाज के चलाया करती थी। और उसके बाद फिर और इनके जो राज दरबार, जैसे मैं आप बता रहा हूँ, तो अंग्रेज़ मौका ढूंढ रहे थे इनके सिखों के राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए, क्योंकि सिख अम्पायर जो था, जो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्थापित था, बहुत ही अमीर, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अपार संपदाएं थी। और महाराजा रणजीत सिंह ने पूरी दुनिया से और वहाँ से व्यापार करते थे वो बहुत ज़्यादा। तो जिसे कहते हैं ना, आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न राज्य था, बहुत ही ज़्यादा उनका। तो अंग्रेज़ों के ललचाते रहते थे कि किस तरह हम इसको राज्य में अपने राज्य, तो वो मौका ढूंढ रहे थे अंग्रेज़, और उसका मौका वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने खुद ही दे दिया किसी तरह। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे आपस में उनका खालसा फौज का, या वहाँ जो वजीर थे या सेनापति थे, उनका आपस में होता रहता था,
क्योंकि राजा माइनर था तो वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता था। दुरानी भी इतने इनएक्सपीरियंस थी, वैसे तो वो काफ़ी विल उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी अंग्रेज़ों ने उनको डिस्क्राइब किया है बहुत ही समझदार और बहुत ही जो उनकी जिससे स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली लेडी थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको भी फिर किसी तरह सोचा कि इनको दूर कर दें तब हम इस राज पे राज करेंगे। तो इस तरह से परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई कि एक युद्ध उन्होंने पहले अंग्रेज़ों ने उनके साथ किया, सिख आर्मी के साथ, इसको कहते हैं 1846 में ये युद्ध हुआ था। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों ने उन पे जब सिख फौज थोड़ा हार गई या सरेंडर कर दिया या थोड़ा बहुत, अंग्रेज़ों ने उस समय तो उसको राज्य को नहीं मिला है अपने राज्य में, जो उसकी उन समय जो गवर्नर जनरल की पॉलिसी थी कि इसको एनेक्स नहीं करेंगे हम, और उनके ऊपर 10 लाख रुपए का दंड लगा दिया, करोड़ों रुपए का, 1.5 करोड़ का दंड लगा दिया। और उनके कई राज्य जो था जालंधर के पास जो ब्यास नदी है उसका जो दोआब का इलाका था वो अपने उसमें एनेक्स कर लिया। जैसे पहले सतलुज नदी तक बॉर्डर था, उसके बाद ब्यास नदी तक पहुंच गए। और फिर भी वो अंग्रेज़ यही सोचते रहे। तो उसके बाद फिर 1849 में एक और सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई, और उसमें भी फिर जो खालसा फौज थी वो किसी तरह हारी। उसमें भी कई उसके ऐतिहासिक तथ्य बहुत हैं। कई कहते हैं अंग्रेज़ों ने कईयों को ब्राइब दिया, कईयों ने देशद्रोह किया, कईयों ने उनके साथ जैसे धोखा कहते हैं, अपनी फ़ौज के साथ धोखा दिया और अंग्रेज़ों से मिल गए। कईयों के नाम आते हैं उसमें, हिस्ट्री के उसमें कैरेक्टर हैं जो उसके। तो जो अंग्रेज़ों की वो थी वो एक तरह से पूर्ण हो गई, चाहे उसके कई कारण रहे होंगे। क्योंकि जो खालसा फौज थी वो भी अपने आप 34,000 तो अंग्रेज़ों ने खुद लिखा है कि उनकी खालसा फौज थी, और इनके पास जो उनका जनरल था उसके पास कुल 15,000 फौज थी। लेकिन इस तरह से जो उन्होंने चाल चली और कईयों को अपने सेनापतियों को अपनी तरफ मिला लिया और सिख फौज को हरा दिया किसी तरह। और उसके बाद फिर उन्होंने उसको कंप्लीट एनेक्सेशन कर लिया उसका, सिख अम्पायर का, जो वो चाहते थे इवेंचुअली, जो उनका गोल था। और फिर वो ब्रिटिश अम्पायर के अंडर आ गया पूरा पंजाब। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा, जो उन पर कहते थे वॉर का जो एक्सपेंसेस होगा तो वो आपको देना पड़ेगा, सिख दरबार को, लाहौर दरबार को कहा। तो उस समय लाहौर का खजाना इतना भरा हुआ नहीं था, तो उधर जो फिरोजपुर के साइड में उनका खजाना था, तिजोरी थी, और जो वहाँ के सेनापति थे उनको कहा कि ये, तो जो गुलाब सिंह थे वहाँ के उस समय के, जो बाद में कश्मीर के राजा बने हैं, जो डोगरा सरदार थे, उनको ब्राइब करके और उनसे कहा कि आप कश्मीर खरीद लीजिए, क्योंकि राज कोष में इतना पैसा नहीं है। तो किस तरह उनको ना 70-75 लाख रुपए में, पता नहीं कितने में, इसमें वो कश्मीर का हिस्सा भेज दिया, जो कश्मीर के बाद में डोगरे सरदारों का राज रहा। आपको पता है 150 साल डोगरा राज रहा। डॉक्टर करण सिंह उसके आखिरी राजा रहे हैं जब भारत का विलय हुआ है कश्मीर का, इसमें भारत के यूनियन में 1947 में। उनके दादा परदादा थे गुलाब सिंह जी थे, और वो सिख फौज में सेनापति जी थे, वजीर भी थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस तरह उनको मिला के किसी तरह जैसे अपने लिए पैसे के लिए भी किया और राज्य की ताकत को भी कमज़ोर कर दिया। और क्योंकि अंग्रेज़ों को तो अपना तो कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने फिर ट्रीटी करी, अंग्रेज़ों ने उनसे, लाहौर की ट्रीटी हुई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है, पता है, ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि महाराजा दिलीप सिंह तो माइनर थे, और वो उस समय जब 1849 में 11 साल के थे, माइनर थे। और जो राज दरबार के जो उनके सेनापति थे, जो उनके वज़ीर थे, उनको सबको बिठा के जो मीटिंग की गई, तो अंग्रेज़ों ने अपने सारे कुछ अपने फेवर में लिया और उनका सारा राज्य भी ले लिया। और जो उनके पास जो महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न लड़ाइयों में जो हज़ारों चीज़ें इकट्ठी करी थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, बहुत ही संपन्न और बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत मजबूत राज्य था उनका। तो अगर मैं उनको बताऊं तो वो तो उस ट्रीटी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो हुई है, जो उन्होंने जब सरेंडर किया तो क्या क्या चीज़ें अंग्रेज़ों ने उनसे ली, वो अगर आप समय दे तो मैं उसमें बता सकता हूं आपको। और जो ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई है वो मार्च 20, 1849 को हुई। जो हिज हाईनेस उसको महाराजा को उसमें ट्रीटी में जो पहला क्लॉज डाला गया उसमें कहा कि हिज हाईनेस महाराजा दिलीप सिंह को रिजाइन करना पड़ेगा, और उनके जो सक्सेसर हैं, जो उनके एयर्स हैं, वो जो है वो सब अपने टाइटल और जो उनके राइट है उनको भी सरेंडर करना है। और जो उसमें जो सॉवरेनिटी होगी पंजाब की उसको भी सरेंडर करेगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर देंगे। और उसके बाद ऑल जो भी प्रॉपर्टी है, जो डिस्क्रिप्शन है जिसका भी वो जो मिलेगा, सब कुछ होगा, वो
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्फिस्केट कर लेगी और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का उसमें उसका राज्य होगा। और जो लाहौर राज्य ने क्षतिपूर्ति के लिए, जो युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जो पेमेंट देनी होगी, उसके एवज में भी उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी और जो सारा एक्सपेंस होगा उसका जो लड़ाई का वो आप देंगे आपको, क्योंकि आपने हमारे ऊपर लड़ाई थोपी है। जबकि अंग्रेज़ों ने खुद ब्रिटिश लोगों ने सिखों के ऊपर लड़ाई थोपी, क्योंकि वो अपने राज्य में उसको मिलाना चाहते थे, एन केन किसी तरह भी वो चाहते थे कि ये राज्य हमारे में मिल जाए, कि विदाउट महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के मिले उनके लिए अंग्रेज़ों का जो हिंदुस्तान था एक तरह से सिरमौर था, वो उनके लिए अधूरा था। जो उनका सपना था कि हम पूरे हिंदुस्तान में राज करेंगे। कईयों से तो उन्होंने ट्रीटी कर ली थी, कई राज्यों से, कई राज्यों में अपनी रेजिडेंट रखते थे। तो इसी ट्रीटी के अनुसार उन्होंने कहा कि और जो कोहिनूर का हीरा है, जो वो भी इसी ट्रीटी में लिखा हुआ है। जो ट्रीटी है कि वो जो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा उल मुल्क जो अफ़गानिस्तान के अमीर थे उनसे छीना था, वो भी सरेंडर करना पड़ेगा। और वो महाराजा और लाहौर को जो सरेंडर करेगा वो अपनी तरफ से क्वीन इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया है उसको गिफ्ट देंगे, मतलब उसको प्रेजेंट कर देंगे वो भी। और उसके अलावा महाराजा दिलीप सिंह के बारे में फिर आगे लिखा है कि उनको कितना हम पेंशन देंगे, उनके परिवार को कितने 5 लाख रुपए साल का देंगे और ये देंगे, उनके बच्चों को कैसे देंगे, जो रानियाँ थी राजा के और जो थे लोग थे परिवार के, उनका खर्चा कैसे होगा, इनको कहाँ रखा जाएगा, ये सब नीति ग्रिटी उसमें ट्रीटी में लिखी गई है। वो ट्रीटी अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक ट्रीटी है। मैं आपको उसका थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज़ों ने जो आज भी हमारा कोहिनूर हीरा है, उसके लोग ज़्यादातर जनरली लोग सोचते हैं कि कोहिनूर हीरा वो ले गए, लेकिन कोहिनूर के अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे देश से ले गए और वो अभी तक उनके पास है, इंग्लैंड में ही है वो चीज़ें। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें इसको परस्यू करे और अपनी सब चीज़ों को वापस लाए, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने ये ट्रीटी साइन करवाई है उनसे, तो महाराजा दिलीप सिंह बिल्कुल माइनर थे, कुल 13 साल की उम्र थी। तो आप जानते हैं 13 साल के बच्चे को क्या पता होता है, उनको तो कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने जो कहा कि इस पर साइन कर दो, और उनके जो सेनापति थे, वो जो आसपास जो उनके वजीर थे या राज दरबार के ऑफिसर थे, उन्होंने भी हामी भर दी कि हाँ आप साइन करिए। उनको भी अंग्रेज़ों ने किसी तरह थोड़ा बहुत, किसी को जागीरें दे दी थी, किसी को और तरह का कुछ वो किया, किसी को हम आपको राजा बना देंगे, किसी को टाइटल दे दिए। तो इस तरह से वो क्योंकि वैसे भी वो सरेंडर्ड फौज थी, क्योंकि सरेंडर कर चुकी थी, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं थे। तो उसके अलावा मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या क्या लिया उसमें। इसमें लिखा है कि जो लाहौर के दरबार में 6 अप्रैल 1849 को संधि हुई है, मतलब जो ट्रीटी करी है इन्होंने अंग्रेज़ों ने, उसमें क्या क्या लिया है, अंग्रेज़ों ने क्या क्या रिसीव किया। द यंग रूलर ऑफ द सिख, मतलब राजा दिलीप सिंह, द यंग ये पहली चीज़ है। द फैमिलीज ऑफ रंजीत सिंह and all the successive Maharajas of the Punjab, including 33 रानीज and 130 concubines, ये भी सरेंडर करा। द प्रिंसेस ऑफ अब्दाली फैमिली, ये मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हो सकता है सिख हिस्ट्री जो लिखने वाले उनको सबको पता हो, लेकिन आम जनता को इतना कुछ नहीं पता कि अंग्रेज़ों ने हमारे साथ कितना, हमारे देश में क्या क्या ले गए और क्या क्या अत्याचार करे। रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान एंड कश्मीर, द प्रिंसेस ऑफ अब्दाली फैमिली, रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान एंड कश्मीर, ये महाराजा रणजीत सिंह के पास थे ये सब लोग, जिनसे अंग्रेज़ों ने छीन लिया, सब चीज़ ले लिया, उनसे टेक ओवर किया। द कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल द लाहौर महाराजा इंक्लूडिंग 6 सेट्स ऑफ कोर्टिजन्स, नेटिव्स ऑफ कश्मीर एंड 5 फुल बैंड्स ऑफ म्यूजिशियंस, द नवाब ऑफ मुल्तान एंड देयर फैमिलीज। अच्छा, अब स्टेट प्रिजनर्स में लिया है मूलराज एक्स नाजिम ऑफ मुल्तान, मुल्तान उसी का पार्ट था पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य का, राजा छतर सिंह, राजा शेर सिंह, राजा लाल सिंह एंड 10 अदर मैन ऑफ नोट इंक्लूडिंग हाकिम राय एंड हिज 2 सन्स। द फीमेल अटेंडेंट्स ऑफ रानी जिंदा, जो महाराजा दिलीप सिंह की माँ थी, जो उनकी फीमेल अटेंडेंट्स थी, वो भी उनको फ्रॉम चुनार से वर एडेड टू दिस लिस्ट, क्योंकि रानी को उन्होंने दूर भेज दिया था जब वो ट्रीटी करी थी 1849। तो उन्होंने कहा रानी अगर यहाँ रहेगी तो ये हमारा सपना पूरा नहीं होगा। रानी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग विल लेडी थी और वो अपना राज्य वापस लेगी, तो उनको उन्होंने जेल में भेज के कैद में, बनारस के बाद चुनार के किले में भेज दिया और वहाँ कैद कर दिया। तो उनके साथ कुछ अटेंडेंट भी गई थी, तो उनके लिए भी लिखा है कि उनकी भी लिस्ट। एंड द कीज एंड रॉयल सील्स ऑफ द मोती मुंडन एंड गोविंदगढ़ रॉयल ट्रेजर, जो उनके तोशक खाना, जो खजाने थे महाराजा रणजीत सिंह के 2 जगह थे उसके, और उसकी जो महाराजा रणजीत सिंह की सील थी, जो ऑफिशियल सील होती है, वो मोती मुंडन लाहौर में कोई जगह होगी और गोविंदगढ़ भी जहाँ पे उनकी थी। अब तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, द डायमंड कोहिनूर,
जो मेन चीज़ है अब आप बता रहा हूँ, ये जो उन्होंने टेक ओवर किया, द डायमंड कोहिनूर, द स्टेट जूल्स एंड ट्रेजर्स इन गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स, डिशेज, प्लेट्स, कप्स, कुकिंग पॉट्स एंड गुर्राज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गुर्राज शायद हुक्का को कहते हैं मेरे को, पर आई एम नॉट श्योर क्या है ये चीज़, गुर्रा ऑफ गोल्ड एंड श्योर। द वास्ट स्टोर ऑफ कश्मीर शॉल्स एंड चोगास, तो वास्ट स्टोर, कश्मीर के शॉल थे, कश्मीरी जो होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं वहाँ के, वो महाराजा रणजीत सिंह के पास तो बहुत कुछ था। फिर लिखा है अभी भी है जो चीज़ें इंग्लैंड में, रणजीत सिंह की गोल्डन चेयर ऑफ स्टेट, जिसपे वो बैठते थे रणजीत सिंह, जो हौदा था उनका, जो सोने का बना हुआ गद्दी थी उस पर, वो सब कुछ उनकी। हिज समर हाउस, जो वो कश्मीर में जब जाते थे वो समर हाउस, उनका समर, उसमें गोल्ड और सिल्वर पोल्ड जो खंबे होते थे सोने और चांदी के होते, जो उनके टेंट लगते थे। एंड कैंप इक्विपेज ऑफ रिच कश्मीर, जो नीचे कालीन बिछाए जाते थे कैंप में, जो लगते थे ना बड़े बड़े रेशमी पर्दे वर्दे, वो सब कुछ। आर्म्स एंड आर्मर वेरी मैग्निफिसेंट, ये तो अंग्रेज खुद लिख रहे हैं, ये अंग्रेज ने ही किताब लिखी है, और ये किताब तब लिखी गई है जब महाराजा दिलीप सिंह जिंदा थे। इट वॉज रिटन बाय डॉक्टर लोगिन, जो डॉक्टर लोगिन ने, इनके गार्डियन गवर्नर जनरल डलहौजी द्वारा नियुक्त किए गए थे कि अब इनकी देखभाल, क्योंकि महाराजा दिलीप सिंह माइनर थे, तो उनकी देखभाल कौन करेगा। तो डॉक्टर लोगिन जो थे वो एक पहले लखनऊ में पोस्ट मास्टर जनरल रहे, बाद में महाराजा इसने गवर्नर जनरल डलहौजी ने इनको अपॉइंट किया इनका गार्डियन, और इनकी वाइफ ने ये किताब लिखी 1890 में। उसमें ये जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो जब महाराजा दिलीप सिंह जिंदा थे तब लिखी गई है ये चीज़ें। और सुनिए क्या क्या था। शाह शुजा स्टेट पेविलियन गॉर्जियसली एम्ब्रॉयडर्ड, शाह शुजा अफगानिस्तान का बादशाह रह चुके थे, उनका स्टेट पेविलियन होता था, जो उनका सारा वो जो होता है ना, जब जिसमें राजा का कहीं कैंप लगता है तो उसमें वो महाराजा रणजीत सिंह वो भी वहाँ से ले आके आए थे। और जो गॉर्जियसली एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत ही बढ़िया माहिन करी हुई थी, बहुत ही कीमती चीज़ें थी ये सब चीज़ें। और सुनिए सबसे ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसका ध्यान देना चाहिए। रेलिक्स ऑफ द प्रॉफिट, रेलिक्स ऑफ द प्रॉफिट, कौन है ये प्रॉफिट? मेरे ख्याल से शायद वही हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी है। इसमें ये लिखा हुआ है द रेलिक्स ऑफ द प्रॉफिट, हिज शूज़, वॉकिंग स्टिक, शर्ट, कैप एंड पैजामा। बताइए ये चीज़ें सब अंग्रेज़ों के पास है आज भी, ये सब महाराजा रणजीत सिंह ले गए, उनके पास थी, उन्होंने विभिन्न लड़ाइयों में ये सब चीज़ें अपने पास रखी थी, अपने उनके तोशक खाना उनके खजाने में थी। फिर उसके अलावा इन्हीं प्रॉफिट मोहम्मद की हिज बुक ऑफ प्रेयर्स, जो पढ़ते थे इन कूफिक कैरेक्टर, कूफिक लैंग्वेज में, जो महाराजा उनके प्रॉफिट मोहम्मद के समय जो लैंग्वेज होगी ना, कूफिक भाषा होती थी, जैसे पर्शियन होती है या उर्दू होती है या पंजाबी होती है, वो कूफिक भाषा का उसी में थी। एंड सेवरल लॉक्स ऑफ हिज हेयर, उनके कई लॉक्स के बालों के गुच्छे भी उसमें थे। ये सब अंग्रेज ले गए यहाँ से, लाहौर दरबार से लेके। फिर लिखा है द कलगी, जो कलगी महाराजा ये इनके लास्ट गुरु गोविंद सिंह के पगड़ी में लगती थी कलगी, जब प्लम कहते हैं ना, जिसे प्लूम कहते हैं या प्लम कहते हैं, द कलगी वो भी ले गए। वो भी मैं चाहूँगा कि ये जो आजकल के लोग हैं, ये जो इनको कोशिश करके अपने महाराजा रणजीत सिंह की अपनी जो कलगी है उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है ना, मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूँ। और सुनिए आप, द सोर्ड ऑफ पर्शियन हीरो रुस्तम, ईरान का बहुत बड़ा कोई हीरो हुआ है, उसकी तलवार, टेकन फ्रॉम शाह शुजा बाय रंजीत सिंह। शाह शुजा अफगानिस्तान का बादशाह से, उससे उसकी तलवार छीनी थी जब लड़ाई में हराया था, तो उससे वो भी ले ली थी। ये कई चीज़ें जो इन्होंने प्रॉफिट्स की चीज़ें ली है, प्रॉफिट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी वहीं से आई है, उधर ही से वेस्टर्न एशिया से होती हुई आई होगी, अफगानिस्तान पहुँची हुई, ईरान हो आई होंगी, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म तो सऊदी अरेबिया में हुआ था। द सोर्ड ऑफ वजीर फ़तेह खान, फाउंडर ऑफ द बरकाजी फैमिली एट काबुल एंड कंधार। सोर्ड ऑफ वजीर फ़तेह खान की तलवार भी, और जो उन्होंने बरकाजी फैमिली, क्योंकि अफगानिस्तान के बादशाहों को इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने हराया था ना, तो सोर्ड ऑफ होलकर, जो मराठा सरदार होलकर थे ना, उनकी भी एंड ओल्ड स्पेनिश ब्लेड लिखा हुआ है कि वो भी उनके पास थी। इसका मतलब मराठों से भी उनकी लड़ाई हुई होगी, जो उनकी तलवार उनके तोशक खाना उनके खजाने में। द आर्मर वॉन बाय वॉरियर्स एंड सरदार ऑफ नोट, जो वो पहनते होंगे शस्त्र वस्त्र पहन के, जो उनकी यूनिफॉर्म होगी, आर्मर होगी, जो हथियार लगते हैं, भाला वाला, ये जो होता है ढाल वाल होता है, जो सिखों के विशेष चीज़ें होती है, जो
वो चीज़ें भी। मैनी ऑफ देम स्टेन विद देयर ब्लड, उसमें ये भी लिखा है कि उसमें उस समय भी उनका खून लगा हुआ था, जो सरदारों ने उनको पहना होगा वो वैसे के वैसे उनके उसमें रखी हुई थी, उसमें ये भी लिखा है। और सबसे बड़ी ये लिखा है द वेडिंग गारमेंट ऑफ महासिंह, जो महाराजा रणजीत सिंह के पिताजी थे, उनका जो शादी का वेडिंग गारमेंट थी वो भी इसमें था, वो भी ले गए। और इसके अलावा फिर लिखा है बिसाइड दीज मैनी वैल्यूएबल क्यूरियोसिटी एंड रेलिक्स ऑफ ऑल काइंड्स टू न्यूमरस टू नोट। वो कह रहा है इतनी ज़्यादा, गिनती में इतनी ज़्यादा है कि मैं नोट नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा सामान था। हीरों के तो मुट्ठियाँ भर भर के, ऐसे हीरो को ऐसे 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 गिनता था वो, ये लोगिन ने लिखा है ऐसे ऐसे, उसको खुद ही नहीं पता था मैं क्या गिन रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। उसने जब उसको बताया, पंजाब का जो हेनरी लॉरेंस उस टाइम जो गवर्नर था, उसको जब बताया, और जब लॉर्ड डलहौजी भी आया, जब कोहिनूर इंग्लैंड ले जा रहे थे, तो उसने दिखाया कि कैसे हीरों को, हीरे तो 6-6 लाख के उस समय में एक हीरे की कीमत। हम तो ज़्यादातर कोहिनूर को गिनते हैं ना कि कोहिनूर, क्योंकि कोहिनूर तो बहुत एंशियंट, बहुत पुरानी चीज़ चली आ रही है, अपने आप में कोहिनूर की एक हिस्ट्री है बहुत लंबी चौड़ी, तो वो तो हम इसलिए सोचते हैं। लेकिन जो और हीरे थे, हीरे जवाहरात, पर्ल, जो रूबीज़, और उसकी तो कोई वही नहीं थी, बोरियों में भरी हुई थी। ये सब चीज़ें इंग्लैंड ले गए, और कई तो अंग्रेज़ों के जो वो लोग थे उन्होंने भी कुछ करा होगा, उस टाइम तो वही मालिक थे 3-4 वही जो थे ये। और डॉक्टर लोगिन जो है ना, इसको अपॉइंट किया था तोशक खाना का इंचार्ज। ये इसने अपने को, अपनी वाइफ को लेटर लिखा है कि मैं अब यहाँ के किले का मालिक बन गया हूँ, लाहौर के किले का मालिक बन गया, और ये तोशक खाना मेरे कब्जे में आ गया। तोशक खाना पर्शियन है या उर्दू वर्ड है, ट्रेजरर को कहते हैं, खजाने को कहते हैं। तो उसमें जो हमेशा रहा करता था वो 30-32 साल जो मिस्र मकराज नाम का एक था, जो महाराजा रणजीत सिंह ने अपॉइंट किया था, जो लुक आफ्टर किया करता था इन चीज़ों को। और जब महाराजा रणजीत सिंह ट्रैवल करते थे कहीं से कहीं, तो वो ऊँटों पे चलते थे, 70-70, 20-100 ऊँट चलते थे, और उसमें फिर वो बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे डिफरेंट चीज़ों से बने हुए, उसमें वो कोहिनूर और वो हीरे रखे जाते थे, और वो उसको चेनों से बांधा जाता था। बहुत लंबी चौड़ी ये तो स्टोरी है, लेकिन मेरा मेन मकसद यही है ये स्टोरी बनाने का कि अंग्रेज़ों ने सिर्फ कोहिनूर तो लिया ही लिया, हमारे देश से हज़ारों करोड़ों रुपए का और भी संपत्ति लूट के चले गए। वो भी हमारे देश में वापस आनी चाहिए, जिनका जिस देश से संबंध है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी उनके पास जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रेशर चीज़ है। आप जानते हैं हज़रत बल में एक, हज़रत बल कश्मीर में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद का एक बाल रखा गया, तो वो जब, और इन्होंने तो लॉक्स ऑफ हेयर लिखा है। तो और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हमारा राइटफुल ऑनर है। महाराजा दिलीप सिंह के साथ अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनजस्टिस किया, 100% इनजस्टिस। ही वॉज माइनर, जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड, और 12-13 साल के बच्चे को क्या होता है, उन्होंने उनसे सारी लिखवा ली, और इनडायरेक्टली वो मतलब कह के कि हमने तो, इन्होंने सरेंडर कर दिया, और इन्होंने हमने रानी को दान कर दिया, रानी को प्रेजेंट कर दिया। 13 साल के बच्चों को क्या पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको तो वो एक बार उन्होंने लिखा है बर्थडे था, तो उनको वो हीरा दिखाया गया, तो दो हीरे छोटे, उसकी ग्रेटनेस दिखाने के लिए एक हीरा इधर और एक हीरा और बीच में उसका था। कभी वो महाराजा रणजीत सिंह तो कभी कभी सिर में लगाते थे, लेकिन फिर वो आर्म बैंड बन गया था। तो क्वीन जब बाद में इंग्लैंड चले गए थे, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा ये स्टोरी, लेकिन जब वो इंग्लैंड चले गए थे तो कैसे, इसके बाद फिर क्या स्टोरी बनी है, महारानी क्वीन विक्टोरिया ने फिर कैसे दिखाया। एक दिन महाराजा दिलीप सिंह का बर्थडे था, तो उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें कोहिनूर दिखाती हूँ, जबकि उन्हीं की वो संपत्ति थी। तो आप सोचिए, ये हिस्ट्री में बहुत कुछ, ये हमारे देश की हिस्ट्री लोगों को ज़्यादातर जानकारी नहीं है। इसका ये जो फिल्म हम बना रहे हैं, ठीक है, उनका बर्थडे तो आता रहेगा, लेकिन आने वाली जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन को पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश के साथ क्या क्या संपत्ति लूटी है और किस तरह से अन्याय किया है। बाद में तो अंग्रेज़ खुद रियलाइज़ करते थे कि हमने महाराजा के साथ अन्याय किया, खुद किया। और महाराजा ने जब उनको माइनर से मेजर हो गए थे, बड़े हो गए थे, पढ़ लिख गए थे, तो उनको खुद पता लगा कि मेरे साथ बहुत, हमारे अनधिकृत से मेरा राज्य अपने राज्य में मिला दिया गया, और उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मेरा धर्म तक परिवर्तन कर दिया गया और मुझे इंग्लैंड ले गया। उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा मुकदमे भी करे उनके ऊपर, इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार के ऊपर, और ज़िंदगी भर पे वो लड़ते रहे ब्रिटिश सरकार से। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज़ तो आज भी हमारा कोहिनूर वापस नहीं देते। महाराजा दिलीप सिंह, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद जब उन्होंने लाहौर ट्रीटी हो गई थी, तो फिर ब्रिटिश इसने अथॉरिटी ने और गवर्नर जनरल सब ने सोचा कि अब इनको कहाँ रखा जाए। तो वो चाहते थे कि इनको लाहौर या उसके आसपास पंजाब में कहीं ना रखा जाए, कि हो सकता है खालसा आर्मी अपराइजिंग कर दे दोबारा, प्रिंस आसपास रहेगा, उनका राजा उनके आसपास रहेगा, तो उनको रहेगा कि इसको दोबारा हमारा सिख राज रिस्टोर हो जाए।
तो उन्होंने कहा इनको दूर रखा जाए, यहाँ से लाहौर से दूर ले जाए। तो पहले उनका विचार था कि बनारस या बिठूर या कानपुर या इलाहाबाद ले जाएंगे, और क्योंकि ज़्यादातर जो मराठे, जैसे आपको पता है नाना साहब पेशवा को बिठूर में लाया गया था, इस तरह से उन्होंने पहले बिठूर रखा कि, और उन्होंने दक्षिण भारत, यानी उसमें किताब में ये भी लिखा है कि दक्षिण भारत वो इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि उनका जो सिख रिलीजन था या हिंदू रिलीजन वो करते थे, वो चाहते थे कि दक्षिण भारत का पता नहीं वहाँ मोहम्मडन साम्राज्य है या क्रिश्चियनिटी साम्राज्य है, तो वो इनसे थोड़ा दूर रखना चाहते थे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको हरिद्वार के आसपास ले जाते हैं, और फिर भी कहा कि हरिद्वार भी लाहौर से पास है। तो फिर एक बार और डिस्कशन हुआ कि इनको देहरादून के पास कहीं जागीर दे दी जाए, देहरादून में वहाँ पे जागीर, क्योंकि देहरादून अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, अंग्रेज़ों के साम्राज्य का पार्ट था। और लेकिन फिर बाद में डिसाइड हुआ कि इनको फतेहगढ़, कानपुर के पास एक जगह है फतेहगढ़ कैंट अभी भी है, वो वहाँ पे इनको ले जाएगा जाए। तो वहाँ से इनको लाहौर से उनके पूरे ताम झाम के साथ, उनके साथ जो उनका जो एक भतीजा था शिवदेव सिंह नौनिहाल जो था, उनका जो एक खड़क सिंह का बेटा था उसको भी, और उसकी मदर को भी, और जो और उनके साथ थे जो उनके पर्सनल वो थे, सर्वेंट्स थे, कोई उनके वजीर थे, उनको सबका जो काफिला लेके उसको वो धीरे धीरे उसको एस्कॉर्ट करने के लिए कई रेजिमेंट्स थी। उसमें एक स्किनर्स हॉर्स भी थे, और भी कई जो थे, जो उनको ये था कि रास्ते में भी ना अपराइजिंग होगा, रास्ते में भी हमारे को महाराजा को कोई वो कर ले और किडनैप कर दे या ले जाए अपने साथ, और ये सिख फौज बगावत कर दे और हमारे को ये सब चीज़ों से हाथ धोना पड़े। तो काफ़ी सिक्योरिटी सुरक्षा से पहले उनको इधर लुधियाना होते हुए सहारनपुर लाए, सहारनपुर से फिर उनको देवबंद ले गए, फिर मेरठ ले गए, फिर मेरठ में उनको पूरा मेरठ शहर दिखाया, और जो मेरठ में उनकी अंग्रेज़ों के इंस्टीट्यूशंस थे या उनके ट्रेनिंग सेंटर थे या उनके जो भी था, और सहारनपुर में भी उनको जो बोटेनिकल गार्डन था वो दिखाया गया, जो उनका अंग्रेज़ों को घोड़ों को ट्रेनिंग देने का स्थान था वो भी दिखाया गया। काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया महाराजा दिलीप सिंह ने। या अंग्रेज़ अंदर से गिल्टी थे ना, तो वो अंग्रेज ने ये भी लिखा है कि जो महाराजा को जो लाइफ लॉन्ग उन्होंने कहा था महाराजा दिलीप सिंह बहादुर कहा जाएगा, मतलब राजगद्दी लेने के बाद भी उन्होंने उनको कहा था कि इनका जो हम ये टाइटल है वो इनका बरकरार रहेगा, और उनको कई सुख सुविधाएं उनको कई दी जाएगी, जो उनके साथ उनका जो पूरा जो चलेगा वो भी उनको रखा जाएगा। तो इस तरह से कई जगह तो फिर उनको वो छुपा के भी ले जाते थे, वो कई जगह उनको वो खुद दिखाते थे। इस तरह किसी तरह वो वहाँ से उनको फतेहगढ़ ले गए, और ये जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने डॉक्टर लॉगिन को और उनकी वाइफ को इनका गार्जियन वो अपॉइंट किया। पहले वो वहाँ के लाहौर के किलेदार थे, लेकिन उनसे कहा कि अब इनकी जिम्मेवारी महाराजा की जो प्रिंस है आपके पास रहेगी, आप ही इनका सब कुछ दोगे, आप ही इनका एजुकेशन देखोगे, आप ही इनका सारी देखभाल करोगे। तो उनको वहाँ लेके वहाँ रखा गया। फिर उसके बाद उनको 2 साल के लिए मसूरी लाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ आपको पता है कानपुर के पास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और उसके बाद जो समर मंथ्स होते थे, तो 1852 और 1853 में 2 समर्स उनको मसूरी लाए महाराजा दिलीप सिंह को। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो अंदर से तो गिल्टी थे कि इतना महान साम्राज्य उन्होंने विलय कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो वो ह्यूमर करते थे हमेशा राजा को कि उनको किसी तरह से तकलीफ़ ना हो, उनको राजा को ये फील ना हो कि मेरे से सब ले लिया, मेरे साथ अन्याय हुआ, क्योंकि उस टाइम तो वो माइनर थे, उनको इतना पता भी नहीं था। तो उनको मसूरी में रखा गया, और मसूरी में तो उनको बहुत ही शान और शौकत से रखा गया, जहाँ आज मसूरी में ये जेपी मैनर रेजिडेंस होटल बन गया। वहाँ पे एक बार्लो कासल था पहले, वहाँ पे उनको सारा उनके जो भी उनके साथ आए थे उनके साथ रखा गया। और वो आज जहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज है वहाँ पे उनके लिए क्रिकेट मैदान बनाया गया, मैनर हाउस था वो, क्रिकेट मैदान में वहाँ पे वो क्रिकेट खेलते थे उस समय भी महाराजा। और फिर मतलब उनको बहुत प्रिविलेज दी हुई थी। अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह भी इनको कोई बुरा फील हो, तो उनको एक राजकुमार की तरह ही पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता था। और जो उनके एक फिर यहाँ पे मसूरी में मेडक स्कूल था, जहाँ सवाई होटल हो गया, वहाँ मेडक स्कूल होता था, वहाँ पे उनको पढ़ने के लिए भी भेजाता था, वो क्लासेस भी अटेंड करते थे। और वहाँ पे कई उन्होंने जो इंग्लिश बोलना, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, जो ब्रिटिश मैनर्स होते हैं, टेबल मैनर्स होते हैं, वो सीखे। उनका एक टॉमी स्कॉट नाम का एक लड़का था, एक मिस्टर गाइस था, उनका एक बेटा था, वो सब उनके फ्रेंड्स बन गए थे, और उनको ब्रिटिश रहन सहन की सारी वो दी जाती थी।
और फिर उनका एक म्यूज़िकल बैंड बनाया गया था, उसमें महाराजा खुद भी शामिल होते थे। वो भी कोई फ्लूट या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे। और जब माल रोड में मई जून में, जैसे आप जानते हैं, उस समय भी कई एक्टिविटीज़ होती थी, तो वो उसमें वो माल रोड पे म्यूज़िकल डिस्प्ले होता था, जब मैं बजाया जाता तो महाराजा भी उसमें पार्ट लेते थे वो छोटे। जैसे आपको बताया, वो माल रोड में विभिन्न विषयों में लेक्चर पे विद्वान लोग आया करते थे, अपने सब्जेक्ट्स के मास्टर्स आया करते थे। तो वो किन चीज़ों पे जो लेक्चर्स दिया करते थे और उसका जो मेहनताना होता था, जो उनको पारिश्रमिक होता था, वो महाराजा अपनी पॉकेट से देते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस किस चीज़ों पे महाराजा का इंटरेस्ट था और वो किस किस चीज़ों पे लेटर दिया करते थे। देखिए, लिस्ट ऑफ लेक्चर्स में लिखा है एस्ट्रोनॉमी एंड फाइन आर्ट्स एंड मीटियोरोलॉजी एंड नेचुरल फिलॉसफी, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल टुकोलॉजी, हैबिट्स ऑफ बीज, मतलब जो मधुमक्खियाँ बनाती है उसकी हैबिट्स कैसी होती है, कॉमेट्स के बारे में, जो सारे हमारे ऊपर के तारे वारे हैं इनके बारे में, और एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड जूलॉजी ऑफ हिमालयाज, peculiarities of English language, literature of present day and botany। इतने विभिन्न सब्जेक्टों पे महाराजा लेक्चर सुनते थे और जो उसका जो वो देते थे वो अपनी पॉकेट से देते। हर लेक्चर का डॉक्टर लोगी ने लिखा है 50 रुपये दिया करते थे। आप समझ सकते हैं 50 रुपये उस समय उसकी कितनी वैल्यू रही होगी। आज उसकी वैल्यू 50 लाख से भी ज़्यादा होगी। तो महाराजा को बहुत शौक़ था, क्यूरोसिटी थी, उत्सुकता थी अपने देश के बारे में जानने में, क्योंकि वो तो जब वहाँ लाहौर में थे तो वो माइनर थे, तब उनकी प्रॉपर जो शिक्षा दीक्षा शुरू नहीं हुई थी। तो मसूरी में उनका एक लाने का ये भी मकसद था अंग्रेज़ों का कि उनको एक तो इंग्लिश लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया जाए, इंग्लिश मैनर्स सिखाए जाएंगे, और हो सकता है उनके माइंड, बैक ऑफ द माइंड में रहा होगा कि इवेंचुअली हम इनको एक दिन इंग्लैंड ले गए। और वो बात बाद में सच हुई, बाद में वो उनको इंग्लैंड ही ले गए थे 1854 में। और जैसे मैंने आपको मसूरी में बताया कि वो मसूरी में एक तो वो जो यहाँ पे कॉलेज में जाते थे, यहाँ पे जो मेडक स्कूल था वहाँ पे क्लासेस अटेंड करते थे, क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे फ्लूट बजाते थे माल रोड में अपने म्यूज़िकल बैंड के साथ, और भी कई उनकी गतिविधियाँ होती थी। जैसे बॉल्स होते थे, वैसे तो उनको दूर रखते थे, बॉल्स हो गए या रेसिस हो गई या लॉटरीज हो गई, इस तरह के जो उस समय ब्रिटिश एंटरटेनमेंट के जो साधन थे मसूरी में उस समय। तो डॉक्टर लोगिन की ये कोशिश होती थी कि इनको इस तरह से इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखा जाए, और जो इनकी फॉर्मल एजुकेशन है वो इंग्लिश लिटरेचर और जो इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन है उस पर दी जाए। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोबारा ये अपने धर्म के उसमें जाएं और अपने राज्य के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, तो फिर ये अपने राज्य को क्लेम करेंगे। तो उनकी वैसे बाद में जैसे 2 साल तो यहाँ पे उनको रखा गया, 1852 और 1853 में यहाँ रखा गया। फिर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने, गवर्नर जनरल ने सोचा कि इनको इंडिया में रखना ठीक नहीं है, इनको बाहर इंग्लैंड भेजा जाए। तो फिर वो उनको 1854 में कलकत्ता से ले जाके उनको इंग्लैंड भेज दिया गया फॉर एक तरह से गुड। वाया एडन गए थे, एडन में वहाँ पे उनकी एक प्रिंसेस थी कोई ब्लैक एडन की, वो इथियोपिया की, उससे उनकी बाद में शादी कराई। और फिर इंग्लैंड में जाके तो महारानी ने उनको अपना बेटा मानती थी, महारानी विक्टोरिया, और इनको बहुत बड़ी स्टेट दी गई थी वहाँ पे, और विभिन्न स्थानों पे इनको रखा जाता था। और जो बड़े बड़े वहाँ पे फंक्शन होते थे बकिंगम पैलेस में, जो रानी के जो स्टेट बैंक्वेट हुआ करते थे या स्टेट के जो भी गेस्ट आते थे, इनको भी बुलाया जाता था। और बहुत क्यूरोसिटी रहती थी, रानी ने इनको एक तरह से जैसे अपना एक बेटा माना हुआ था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अंग्रेज़ अंदर से तो जानते थे हमने इस बच्चे के साथ इसके साथ अन्याय किया है, इसका राज्य छीन लिया, इसका सब कुछ ले लिया। तो अपने उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी जो उनकी आत्मा होती है सोल को, कि हम चलो इसके लिए कुछ और अच्छा कर दें, तो एक तरह से उनको रॉयल इज्जत बहुत ज़्यादा दिया जाती थी। लेकिन बाद में जब मेजर हो गए और उनको अपने बारे में पता चला कि अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे साथ अत्याचार किया, कैसे अनाचार किया और हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, तो फिर उन्होंने केसेस किए ब्रिटिश अथॉरिटी पे, और उनके कई साल केस चलते रहे। उनको फिर पेंशन रिवाइज़ होती थी, फिर पेंशन के लिए भी कई बार होता था, वो अलग चीज़ है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जैसे हमने कोहिनूर की बात करी थी बीच में, कोहिनूर के बारे में, कोहिनूर बाद में तो वो इंग्लैंड ले गए थे अपने साथ, उन्होंने बाद में उसको क्वीन विक्टोरिया को प्रेजेंट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑन बिहाफ ऑफ राजा दिलीप सिंह। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जब के पास था, ये इसकी तो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, मैं फिर कभी बताऊंगा, इसकी काफ़ी बहुत लंबी हिस्ट्री है।
मेरे पास है इसकी कोहिनूर की कि कैसे कैसे ये पास ऑन हुआ। और लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जैसे आपको मैंने बताया अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे शुजाउल मुल्क, उनसे महाराजा रणजीत सिंह ने लिया था। और उसके बाद वो इनके कम से कम 30-32 साल महाराजा के कस्टडी में रहा। और जब महाराजा की डेथ होने वाली थी तो वो उनकी वॉइस चली गई थी महाराजा रणजीत सिंह की। और आप जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने हमारे मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा दान दिए। जो हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी का मंदिर है, ज्वालामुखी का जो मंदिर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोने जो चढ़ाया गया, आज भी है वो विद्यमान, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान दिया गया था। और उसके अलावा जो बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे 22 मन सोना महाराजा रणजीत सिंह ने भेजा था उसको चढ़ाने के लिए, उसको मंडित करने के लिए, स्वर्ण मंडित करने के लिए। और कोहिनूर की बात है कि उन्होंने लिखा, जब जो उनका जो मिस्र मकराज उनके साथ बैठा था, जब उनका वो बैठा था, उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि ये जो कोहिनूर हीरा है ये कुछ अपशकुनी करता है, ये जिस राज्य में जाता है उस राज्य का वो हो जाता है, पतन हो जाता है, या उसमें कुछ ना कुछ विपत्तियाँ आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि ये जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, उसको दान दे दिया जाए। लेकिन उनकी उस इच्छा को पूरा नहीं किया गया। जो उनके जो तोशक खाना का वो था, उसने कहा महाराज भगवान तो सबको देते हैं, भगवान को क्या हीरों की कमी है, ये तो राजाओं के ताजों में पहनने की चीज़ है, इसलिए इसको मत दान करो। तो खैर राजा की उनकी इच्छा उनके पास ही रह गया। इस तरह से वो तोशक खाना में ही रहा। और उसके बाद जो उस समय हेनरी लॉरेंस था जो पंजाब का गवर्नर था, और ये जो डॉक्टर लोगिन थे, और एक और वो डलहौजी था, इन लोगों ने 3-4 लोगों ने इस हीरे को उसमें कमरबंद बना के और इसको सीक्रेटली इंग्लैंड ले गए। और फिर बाद में तो फिर आपको पता है वो क्वीन विक्टोरिया के थ्रोन में भी रहा। फिर कट कर दिया गया, उसके कैरेट्स कम कर दिए गए। फिर अभी सुनते हैं कि वो टावर ऑफ लंदन में रखा जाता है। और जो क्योंकि वो मेल जो किंग्स या प्रिंसेस वो नहीं पहनते, इसको लेडीज़ ही पहनती हैं। तो अब शायद वो कैमिला पार्कर जो वहाँ की प्रिंस चार्ल्स की जो रानी बनी है इंग्लैंड की, वो पहने, या वो इंग्लैंड के उसमें है, लेकिन उनके पास है। वो हमारे भारत की संपत्ति है और हर हालत में उसको वापस आना चाहिए। कोहिनूर नहीं, जो मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई, इसके अलावा जो हज़ारों चीज़ें राजा और दूसरे राजों से रियासतों से जो अंग्रेज़ लूट के ले गए, इन न्यूमरस जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी ज़्यादा है। और इतिहास में हर एक आदमी का इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लोग नहीं पढ़ते। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ता तो मेरे को इसका पता लगा, लेकिन मैं भी इस चीज़ को पढ़ के आश्चर्यचकित हुआ कि हम ज़्यादातर जनरली ये बिलीफ होता है कि एक कोहिनूर हीरा ले गए थे। कोहिनूर हीरा तो एक ऐसा हो गया ना, क्योंकि वो बहुत फेमस हीरा है दुनिया में, उसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अनगिनत हीरे, जवाहरात और कीमती चीज़ें हमारे देश से ले गए, और ये महाराजा लाहौर दरबार से ले गए। उसके बाद में क्लेम भी करता रहे। अभी भी कई लोगों ने इसका क्लेम किया है। कुछ पाकिस्तान में फैमिलीज़ हैं, उन्होंने भी इसको क्लेम किया है, क्योंकि तब तो उनका जॉइंट था ये पाकिस्तान, लाहौर जो था। और क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की जो समाधि है वो लाहौर में ही है। और इनकी कोई, जैसे इनकी जो महाराजा दिलीप सिंह के जो बेटे थे, उनकी जो बच्चे थे, या उनकी कुछ फैमिलीज लाहौर में रहे, तो वो लोग भी, उन्होंने भी क्लेम किया हुआ है। अफ़गानिस्तान के लोगों ने भी कोहिनूर को क्लेम किया, और ईरान के लोगों ने भी क्लेम किया। लेकिन जो सच्चे उत्तराधिकारी है वो महाराजा दिलीप सिंह थे। और उसके बाद जो फिर भारत सरकार आज उस पर कोशिश करे और ब्रिटिश अथॉरिटी को अप्रोच करे कि बिल्कुल ये तो आपने बिल्कुल अन्याय करा, और बिल्कुल ही आप तो हिस्ट्री में दिखना चाहते हैं कि हम कभी हम इंजस्टिस नहीं करते, तो ये तो इंजस्टिस हुआ, और हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपत्ति, हमें लिहाजा वापस दी जाए। और वाकई मैंने आपको मसूरी का तो बता ही दिया कि पहली बार में मसूरी में क्रिकेट खेली, जो आज पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन महाराजा दिलीप सिंह के लिए विशेष रूप से मैनर हाउस, जहाँ सेंट जोसेफ वहाँ क्रिकेट मैदान बनाया गया, और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ क्रिकेट खेलते थे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मसूरी के उसके लिए। और कहाँ इतने बड़े राजा, कहाँ इतने महान साम्राज्य के वारिस प्रिंस दिलीप सिंह मसूरी के माल रोड में बांसुरी बजाया करते थे और शिकार करते थे, और उनके जो घोड़सवारी करते थे, बहुत उनको घोड़सवारी का शौक़ था। तो उनके लिए 4 उन्होंने अरेबियन घोड़े जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छी नस्ल के जो होते हैं, विशेष रूप से सहारनपुर का जो अंग्रेज़ों का स्टेट फार्म था, वहाँ से लेके आए थे मसूरी में, कि वो महाराजा को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं, उनके जो भी शौक़ है उनको पूरा करा जाए।
तो मसूरी से तो उनका यही रिलेशन है। लेकिन जो हमने आज महाराजा दिलीप सिंह के बर्थडे के ऊपर ये बात बनाई है, बताई है, उनके थोड़ा बहुत संक्षेप में, विस्तार से तो नहीं हम बता सकते, जो भी इतिहास बताया जाए तो उसका मूल मंत्र यही होना चाहिए, जो हमारे देश की जो संपत्ति है, खासकर जो कोहिनूर है, वो ब्रिटिश सरकार से वापस लाया जाए और जो उसके राइटफुल ऑनर है या तो उनको मिले, और या जैसे महाराजा रणजीत सिंह की जो इच्छा थी वो उड़ीसा में जो मंदिर है उसको दान दिया जाए। मसूरी से जो मैं आपको जैसे बता रहा था ना, मसूरी में एक तो उनको जैसे रखा गया, जब समर मंथ्स में यहाँ पे रखा गया 2 सीज़न में, तो जो डॉक्टर लोगिन थे उनको लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता से लिखा कि मेरे को महाराजा का एक पोर्ट्रेट बनवा के भेजो, मैं आई वांट टू सी कि हाउ ही लुक्स, और कैसा उनका अपीयरेंस हो रहा है, कैसे उनकी पर्सनैलिटी है। तो जो डॉक्टर बीचे थे, अवध के रॉयल पेंटर थे, उस समय वो मसूरी आए हुए थे, तो उनसे उनकी पेंटिंग बनवाई गई और उसको राजा दिलीप सिंह द्वारा खुद साइन किया गया। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा इसमें एवर अफेक्शनेटली दिलीप सिंह, ये एवर अफेक्शनेटली लॉर्ड डलहौजी के लिए लिखा गया। महाराजा दिलीप सिंह ने उस पर अपने खुद के पर्सनल साइन किए। और उसके अलावा ये जो एक और जो पेंटिंग करी गई थी डॉक्टर बीचे द्वारा, और डॉक्टर बीचे जैसे मैंने बताया ये रॉयल पेंटर थे अवध के दरबार में, अवध में लखनऊ में, और वो बहुत इंग्लैंड के बहुत ही माने हुए पेंटर थे उस समय, और उनको विशेष रूप से यहाँ बुलाया गया था महाराजा का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। और मैं ये आपको बताऊंगा महाराजा को जो इस किताब, जो इस पहले इस किताब के बारे में बताता हूँ। ये किताब जब लिखी गई है, ये सर जॉन लॉगिन एंड राजा दिलीप सिंह, ये 1890 में लिखी गई है। ये ऑथेंटिक फर्स्ट एडिशन है और 1890 में लंदन में पब्लिश हुई थी, और ये उनकी वाइफ जो थी डॉक्टर लोगिन की, उन्होंने लिखी है। और महाराजा डाइड इन 1894। ये किताब तब लिखी गई थी जब महाराजा जीवित थे, और इसमें जो भी मैंने आपको इसमें से कोट करके बताया, जो वो ऑथेंटिक है सारी चीज़ें, क्योंकि जब ये किताब लिखी गई थी तब महाराजा जीवित थे। और ये किताब मेरे फादर को डॉक्टर ये सरदार बलवंत सिंह थे, राय बहादुर सरदार बलवंत सिंह, ये भी बहुत ग्रेट थे। जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है उसमें जो लाइट लगाई गई थी 1896 या 94 में, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करी गई थी, वो इनके द्वारा करी गई थी, ये इनके देख में। और ये राय बहादुर थे सरदार बलवंत सिंह, इन्होंने मेरे फादर को ये किताब दी थी। और इसका तो बहुत इसी में फिर इस किताब में इन्होंने ये इंग्लिश में जो अलग से लिखा है, महाराजा दिलीप सिंह सन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह एंड इनहेरिटिंग द थ्रोन व्हेन ओनली 5 डाइड ए फॉरलॉर्न डेथ इन हिज हम्बल होटल, मतलब होम इन पेरिस। उनकी डेथ एक होटल में, पेरिस के किसी होटल में इनकी डेथ हुई थी। ए लाइफ साइकिल ड्रॉन एज इट वर टू स्टेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेजेडियन, द पोएट, द फिलोसफर। क्योंकि इनके साथ ट्रेजेडी हुई थी ना, कहाँ इतने बड़े अंपायर के मालिक, और कहाँ ये बहुत बाद में इनके काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो गए थे। और ही वॉज ए वेरी गुड पोएट, इन्होंने बहुत अच्छा लिखते थे। और ही वॉज ए दार्शनिक, मैंने आपको बताया ना, इनको बचपन से ही जब मसूरी में आए थे तो ये इनको शौक था। ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर। लेकिन जो एक लाइफ, जो छोटी सी इनकी लाइफ रही है, लेकिन ये इसने लेखक ने लिखा है कि ही डाइड इन ए हम्बल होटल। कहाँ ये इतने बड़े साम्राज्य के मालिक, और इनकी एक डेथ एक इनसिग्निफिकेंट एक छोटे से होटल में अननोन जैसे हो जाती है किसी की, वैसे हुई थी। तो ये एक तरह से बहुत ही इनका जो कैरेक्टर है और जो हिस्ट्री के जो राजा है, वैसे तो हमारे देश में कितने राजा हुए हैं, हज़ारों राजा हुए, लेकिन मेरा इनके विशेष रूप से ये है कि एक तो इनके साथ अंग्रेज़ों द्वारा अन्याय किया गया, और एक इनकी जो लाइफ था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है। कहाँ इन्होंने इतना कंफर्ट से अपना जीवन यापन करना था, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे, और कहाँ इनको इतनी परेशानियों से जूझना पड़ा। लेट लाइफ में इनको काफ़ी परेशानियाँ रही। और फिर इनके बाद जो इनके बच्चे हुए, ही हैड 4 बेटियाँ थी और 2 लड़के थे, वो इंग्लैंड में ही रहे। बाद में फिर इनका धीरे धीरे वो भी आगे उनकी जनरेशन नहीं चल सकी। अभी उनके दूर दूर के रिश्तेदार हैं, कुछ मैंने जैसे आपको बताया, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ और इंग्लैंड में हैं कुछ लोग। लेकिन जो इनकी बात थी वो तो अलग ही थी। तो हमारे देश के एक तरह से जेम थे। और पंजाब तो हमारे
पूरे भारत में जितनी भी स्टेट थी उसमें एक तरह से एक रत्न के रूप में था। और बहुत ही महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत मेहनत और उससे पूरा जीवन लगा के विभिन्न हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उसको साम्राज्य को संगठित किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था और उसको इतने साल संभाल के रखा। और इतने राजनीतिक, इतने समझदार पॉलिटिशियंस थे कि उन्होंने तत्कालीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनके मेन दुश्मन थे उनको उनसे संधि ट्रीटी कर ली थी। और अपनी फ़ौज में आपको मैं बताऊं, उनकी फ़ौज में जो उनके सेनापति थे फ्रेंच भी थे और यूरोप के कई और देशों के जो उनकी फ़ौज को ट्रेनिंग दिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे जो उनका दुश्मन है बहुत वो तेज़ है, वो ऑर्गेनाइज है और वेल उनके जो सिपाही हैं ट्रेंड है। तो अगर मेरे को उनसे कभी लड़ना पड़ेगा तो मेरी फ़ौज भी एट पार होनी चाहिए। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फ़ौज को बहुत ही ज़्यादा उच्च स्टेटस तक पहुंचा दिया था। वो बहुत ज़्यादा उनके पास तो उस समय की जो तोपें होती थी वो थी, और जो उनकी आर्टिलरी थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और जो घोड़सवार थे सबसे ज़्यादा जो सिख फ़ौज है वो हमेशा घोड़सवारी में सबसे आगे रही है और घोड़सवारी में उनके कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो यही मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ, उनके जन्मदिन को याद भी करते हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरा यही है कि हमारा जो ये मकसद है बनाने का कि ये भारत सरकार इसमें कोशिश करे और कोहिनूर हीरे को जो भारत की हमारी संपत्ति उसे वापस लाए।